जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, हर बार की तरह आज भी हम कृषि संबंधित नई जानकारियां लेकर उपस्थित हो गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सुकर उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए मिलता है 50% अनुदान। आगात मक्का लगाकर किसान पा सकते हैं अतिरिक्त लाभ। फूलों की बेहतर कटाई करता है रोज सिकेटियर। राज्य में सुकर पालन व्यवसाय को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग झारखंड की एक योजना के अंतर्गत योग्य पशुपालकों का चयन कर उन्हें सुकर प्रजनन इकाई स्थापना के लिए उन्नत नस्ल के सुकर 50% अनुदान पर दिए जाते हैं। योग्य पशुपालक इस योजना का लाभ लेकर सुकर पालन व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। राज्य के बहुत से किसान पशुपालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं। सुकर पालन व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक ग्रामीण भाइयों के लिए पशुपालन विभाग झारखंड चुने गए पशुपालकों को सुकर प्रजनन की एक इकाई जिसमें T&D नस्ल के 2 नर सुकर और 4 मादा सुकर होंगे 50% अनुदान पर देने की योजना चला रही है। यह अनुदान क्लस्टर के माध्यम से लाभुकों को दिया जाता है। किसान भाइयों, किसी भी अनाज या सब्जी, फल फूलों की आगात पैदावार लेकर हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे कृषि विशेषज्ञ आपको आगात मक्का लगाने की सलाह दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि आगात मक्का लगाने के लिए कौन कौन से कृषि कार्य करें और कैसे करें। किसान भाइयों, आपको सलाह दी जाती है कि जो आगात किस्म के मक्का की खेती करना चाह रहे हैं वो किसान भाई इस सप्ताह के अंत तक मक्का के खेत की ज़मीन की तैयारी कर लें और उसकी बुआई कर लें। बीज दर को कम रखें, 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। और अगर आप हाइब्रिड ले रहे हैं तो ये दर जो है बहुत ही कम हो जाता है। ये आपका 5 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर का प्रयोग करें। बरसात का समय चल रहा है। इन दिनों में जो किसान भाई भिंडी की फसल लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। मखमली, तुलसी और रोहिणी नामक प्रभेद भिंडी का अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। मखमली, तुलसी और रोहिणी ये भिंडी के हाइब्रिड उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो भिंडी में मखमली या तुलसी या फिर रोहिणी, इन किस्मों का, ये सारी हाइब्रिड किस्में हैं, इनका चुनाव कर सकते हैं। आज के बेहतर तकनीक में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि बकरियों के गर्भवती होने का और प्रजनन का सही समय कौन सा है। इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि बकरी के बच्चे स्वस्थ रहें और उनका विकास सही से हो। तो आइए जानकारी लेते हैं हमारे पशु विशेषज्ञ से। यदि आपकी बकरी जो है ना इस समय गर्भित होती है तो जाड़ा के दिन में बच्चा नहीं दे, जाड़ा के पहले दे दे। चूँकि जाड़ा के दिन में बच्चा जो देती है सब बकरी तो उसका बच्चा में मृत्यु दर ज़्यादा होता है। तो इसका समय ध्यान रखेंगे कि हमारी बकरी कब गर्भित होती है और कब बच्चा देगी। तो इसका समय देखते हुए जो है ना गर्भधारण करें। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों के डंठलों की छटनी करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेटियर। इस उपकरण की और क्या खासियत है, आइए जानते हैं। ये है रोज सिकेटियर। पौधों एवं फूलों के बेहतर कटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इस उपकरण में तेज एवं जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है जो फूलों एवं पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की यह है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं।
कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं कृषि जगत में ये सफलता इन्होंने कैसे पाई। इन्होंने सफल किसान का खिताब पाया अपनी दूरदर्शिता और मेहनत के बल पर। हर कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करना इनकी खासियत है, जो कि खेती बाड़ी के कामों में भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि आज ये अपने क्षेत्र के सफल किसान हैं। मैं ग्रेजुएशन तक शिक्षा प्राप्त किया है और मैं वर्तमान में बुढ़मू प्रखंड में एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करता हूं एजुकेशन विभाग में। और साथ साथ मैं अपने घर में हमारी जो पैतृक ज़मीन है उस पर मैं कृषि कार्य भी करता हूं और कृषि कार्य से बहुत सारे फसल पैदा करता हूं और फसल मेरी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत का एक साधन है। और हमारे यहाँ जितने भी अनाज पैदा होते हैं जिससे कि मुझे खरीदना नहीं पड़ता है बाहर से, और कुछ फसल ऐसे भी तैयार करते हैं जिससे के माध्यम से हम एक्स्ट्रा अगर हो जाता है तो उसको बाज़ार में जाके बेच देते हैं और उससे कुछ आर्थिक सहयोग भी हमें प्राप्त हो जाता है उससे। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 27, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग अधिकतम 27, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में पिछले कुछ समय से चली आ रही तेजी फिलहाल बरकरार है। मूल्यविदों के अनुसार अनाजों के भावों में अभी स्थिरता बनी हुई है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के भावों में तेजी का रुख है। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पे नजर डालें तो वे इस प्रकार रहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2500, अधिकतम 3100 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 3000, अधिकतम 4500 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 10200, अधिकतम 11400 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 8000, अधिकतम 8600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 4800, अधिकतम 5100 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 9150, अधिकतम 10100 रुपए। आलू न्यूनतम 1550, अधिकतम 1800 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1600, अधिकतम 2000 रुपए। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार के अंतर्गत आपने देखा मंडी भाव, जाना मौसम का हाल और कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की भी जानकारियां ली। चलिए जानकारियों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का स्वागत है। किसान भाई बहनों, फूल बगीचे की शान होते हैं। लोग इसे घर के आसपास तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ इसे व्यवसाय के रूप में भी लोग ले रहे हैं। लोग इसकी दिन रात कड़ी मेहनत करके देखरेख करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये पता नहीं होती है कि हर मौसम में किस तरह से देखभाल की जाए फूलों की। चलिए आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत वर्मा जानकारी देंगे कि बरसात के मौसम में फूलों की किस तरह से देखभाल करें, और जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सैयद मासूम अहमद। हमारे जीवन में
फूलों का बड़ा ही महत्व है। शादी ब्याह हो, पूजा हो, मंच सजाना हो, किसी का सम्मान करना हो, घर या कार्यालय सजाने, स्वागत के लिए भी फूलों की जरूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त फूलों से इत्र बनाया जाता है। साथ ही फूलों का व्यापार भी देश विदेशों में किया जाता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से अब हमारे झारखंड में भी फूलों की खेती हो रही है और इससे यहाँ के किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से उगाए जाने वाले फूलों में गुलाब, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, कार्नेशन, जरबेरा और गेंदा फूल इत्यादि प्रमुख हैं, जिसमें गेंदा फूल हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। हमारे झारखंड प्रदेश में बरसात के समय में भी फूलों की खेती अब शुरू हो गई है। पहले हमारे किसान भाई फूलों की खेती के रूप में नहीं लेते थे, बल्कि उसे सिर्फ सजावट के रूप में ही इस पर ध्यान देते थे। लेकिन अब फूलों की बाकायदे खेती होने लगी है और इसे व्यावसायिक पैमाने पे किया जाने लगा है और इससे हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ है। बरसात के मौसम में यूँ तो बहुत सारे फूल हमारे किसान भाई ले रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 ऐसे फूल हैं जिस पर हमारे किसान भाइयों की विशेष रुचि है। जैसे एक सभी को इसकी जानकारी है, वह है गेंदे का फूल, अफ्रीकन गेंदा। दूसरी जो खेती हमारे किसान भाई बरसात के मौसम में ले रहे हैं वह है गुलाब की खेती। तीसरी फसल जो फूल की खेती है वह है ग्लैडियोलस की खेती। इन 3 फूलों की खेती व्यापक पैमाने पर हमारे प्रदेश में हो रही है। साथ ही बहुत सारे किसान अब रजनीगंधा की खेती में भी रुचि लेने लगे हैं और इसकी भी खेती करना शुरू कर रहे हैं। जरबेरा यूं ही हमारे प्रदेश में एक काफ़ी महत्वपूर्ण फूल है। साथ साथ कार्नेशन, ये सारे जो फूल हैं इसकी खेती हमारे किसान भाई अब करने लगे हैं, जिसमें विशेष रूप से गेंदा पर ध्यान रहता है। किसी भी फसल को लगाने से पूर्व अच्छे और उन्नत प्रभेद के बीज पर विचार किया जाता है। वैसे ही गेंदा फूल या अन्य फूलों के उन्नत प्रभेदों का चयन करना चाहिए। गेंदा और गुलाब फूलों के तो कई प्रभेद हैं, परंतु कुछ फूलों का रंगों के आधार पर चयन किया जाता है। गेंदा की जहाँ तक अगर बात की जाए तो गेंदा का जो व्यावसायिक किस्म किसानों और बाज़ार में जो ज़्यादा जिसकी डिमांड है वह है पूसा नारंगी गेंदा, और एक दूसरी किस्म है पूसा बसंती गेंदा। तो इन किस्मों पर विशेष ध्यान दें। इसके अलावा दूसरे जो फूल हैं ग्लैडियोलस, कार्नेशन, जरबेरा, इनकी अधिकतर जो किस्में हमारे किसान भाइयों जो लगा रहे हैं उसकी डिमांड है और वो रंगों पर विशेष ध्यान देते हैं। जैसे कि जरबेरा में पीले रंग का, गुलाबी रंग का और मैरून रंग का, इन किस्मों की विशेष मांग है। ग्लैडियोलस में भी कई रंगों के फूल आते हैं, जैसे कि मैरून कलर के और पीले रंग के, सफ़ेद रंग के, इन किस्मों की डिमांड है। और कुछ डबल कलर के भी आ रहे हैं किस्म, उनका भी हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की जो है, गुलाब भी रंगों के हिसाब से है और साथ ही फ्लोरिबंडा या फिर हाइब्रिड टी, ये 2 किस्मों की ज़्यादा मांग है। वर्तमान समय चल रहा है बरसात का। ये मौसम फूलों की खेती के लिए उत्तम माना जाता है। यदि वैज्ञानिक तरीके से फूलों की खेती की जाए, जैसे किस फूल के पौधे के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए, कतार की दूरी एवं पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखी जाए, साथ ही उर्वरकों का इस्तेमाल कैसे और कितना किया जाए, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण एवं पौधों की छंटाई कब और कैसे की जाए, इत्यादि बातों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए कृषि कार्य किए जाएं तो निश्चित तौर पर फूलों की अच्छी उपज हम पा सकते हैं। गेंदे के फूल की जो खेती वो करें, जो खेती करने का जो तरीका हो वह छोटे छोटे प्लॉट्स बनाकर करें और प्लॉट्स की चौड़ाई वो 6 फीट की रखें और 1.5 फीट की दूरी पर, मतलब कतारों में वह पौधे लगाएं और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 1 फुट की रखें। इस पर ध्यान दें, क्योंकि गेंदे का पौधा काफ़ी नाजुक पौधा है। फूल आने के पश्चात उसकी तुड़ाई सावधानी से की जा सके, इसलिए उसमें एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट के बीच में फिर 2 फीट के स्थान वो छोड़ दें, जिसमें कि तोड़ने वाला व्यक्ति बीच से वो आना जाना कर सके और फूलों की तुड़ाई कर सके। एक विशेष आवश्यकता गेंदे के फूल में ये होगी कि ज्यों ही पौधा
35 से 40 दिनों का हो जाए उस समय पौधे की छंटाई जरूर करें, जिससे कि पौधा जो है वह झाड़ी नुमा हो। इन सब कृषि कार्यों के साथ बरसात के मौसम में फूलों के फसल पर कुछ रोग और कीटों के लगने का खतरा भी रहता है। फसल को इनसे भी बचाना आवश्यक होता है। बरसात में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इन समय खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इस पे कीड़े मकोड़े और रोग का प्रकोप भी गुलाब के पौधे पर ज़्यादा आता है, जिसमें कि लीफ कटर और पत्तियों को खाने वाले जो कीड़े हैं वह ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे किसान भाई खरपतवारी नाशी के रूप में वैसलीन या पेंडिमेथलिन, इनमें से दोनों में से कोई एक खरपतवार नाशी का दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका डोज होगा 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके पौधे के थाले में अवश्य इस्तेमाल करें, जिससे कि वहाँ पर खरपतवार मुक्त हो और पौधों की बढ़वार अच्छी हो। कीटनाशी के लिए हमारे किसान भाई या तो होस्टाथियन या तो फिर एकालक्स, इन दोनों में से किसी एक दवा का इस्तेमाल 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी के घोल में बना करके उस घोल का छिड़काव करके कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे किसान भाई कीड़े और खरपतवार पर ध्यान दें, निश्चित रूप से अच्छे फूल की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा रोगों का भी प्रकोप देखा जाता है, तो रोग से बचने के लिए हमारे किसान भाई या तो डायथेन M45 या तो बेविस्टिन या तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इनमें से किसी एक दवा का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर अगर छिड़काव करें तो रोग से अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो खेत की उचित तैयारी, उन्नत प्रभेदों का चयन, पौधों एवं कतार की उचित दूरी, उर्वरकों का सही प्रयोग, खरपतवार नियंत्रण, उचित जल निकासी की व्यवस्था, रोग एवं कीटों से बचाव इत्यादि द्वारा फूलों की खेती कर अच्छा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो बरसात के मौसम में फूलों की देखभाल किस तरह से करें, इसके बारे में तो जानकारी दे दिया हमारे विशेषज्ञ ने। अभी अगली की जानकारी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे एक और छोटा सा विराम। तब तक आप देखिए ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाई बहनों, जिस तरह से बरसात के मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य की अच्छी से खासी देखभाल करने की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह जो पशुपालन व्यवसाय से जुड़े रहे होते हैं उन्हें ज़रूरी होती है उन्हें अपने पशुओं की खासी देखभाल करने की। कौन कौन सी बीमारी होती है व उनके उपचार क्या क्या हैं, इसके बारे में आज हमें जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर डी राय, जिनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम हैं होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र हजारीबाग में है और हमारे साथ यहीं के पशु चिकित्सक डॉक्टर डी राय जी हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उनकी देखभाल कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे पशुओं में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि हमारे पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पशुपालक भाई, बरसात के दिन में जो है ये बरसाती 3 जो है जानलेवा बीमारी होता है। एक तो एंथ्रेक्स, दूसरा गला घोटू और तीसरा जो है लंगड़ी रोग। ये तीनों जो है जानलेवा बीमारी होता है, जीवाणु जनित होता है और स्थानिक रोग होता है। तो ये बरसात के दिन में होता है। एंथ्रेक्स बीमारी जिसको जो है ना पीलिया रोग भी बोलते हैं, पिल बढ़वा भी कहते हैं, काफ़ी खतरनाक रोग होता है। और ये जो है ना मनुष्य में भी होता है, इसका छूत लगता है
तो अधिकांशतः ये काला धन जो होता है, जैसे भैंस वगैरह, उसमें ज़्यादा इसका प्रकोप होता है। तो इसमें इसकी अवस्थाएं तो 3 होती है, अति तीव्र अवस्था और कुछ तीव्र अवस्था। अति तीव्र अवस्था में क्या होता है कि बिना कोई लक्षण दिए हुए भला चंगा जानवर जो है वो पागुर करते हुए रहेगा, एक बार अचानक धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाएगा, या पशुपालक भाई जो है वो ले जाकर गुहाल में शाम के बंद कर देते हैं, सुबह जो है मरा हुआ पाया जाता है। तो इस तरह से जो मरने के बाद जो प्राकृतिक छिद्र है, उसके छिद्र से जो है कोलताड़ के रंग का झाग युक्त खून निकलता है, जो खून जमता नहीं है, और ये जो है महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो पूरे गांव वगैरह में भी जो है ना काफ़ी मर जाता है सर। तो इस तरह का ये लक्षण पाया जाता है, और पूरा गांव के गांव जो है ना इस बीमारी से पशु मरते रहते हैं। और चूँकि होता ये है कि मरा हुआ पशु को जो किसान भाई चमड़ा उतारने वाला व्यक्ति को लोग दे देता है, तो चमड़ा उतारने के बाद जो है इसके जीवाणु काफ़ी फैल जाता है। चूँकि इसके बीजाणु जो होता है, जीवाणु काफ़ी ताकतवर होता है, और चमड़ा खोल देने के बाद ऑक्सीजन के संपर्क में आने से लाखों इसके बीजाणु पैदा हो जाते हैं, और दूसरे पशु में जो है ना छूत लग जाते हैं, जो पशु चढ़ने जाते हैं। इस तरह से महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो ये इस रोग से बचाने के लिए जो है बरसात शुरू होने के पहले एंथ्रेक्स स्पॉट टीका आता है। तो अपने निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से संपर्क करके, या कृषि विज्ञान केंद्र में आप यदि पशुपालक भाई सूचना देते हैं, तो गांव में जो है आपके शिविर लगा करके टीकाकरण किया जा सकता है और बचाव किया जा सकता है। एक तो ये हुआ। दूसरा चीज़ कि जो मरा हुआ पशु है, मरा हुआ पशु को मर्क्यूरिक परक्लोराइड 1:1000 के अनुपात में जो है पानी में घोल के उसके मरा हुआ पशु के शरीर के ऊपर छिड़क के, और जहाँ गड्ढा खोदते हैं वहाँ पे छिड़क के अच्छी तरह से उसको दबा देंगे, तो उसके जीवाणु जो है मर जाते हैं। दूसरा चीज़ कि जो मरा हुआ पशु है उस गुहाल में उसके नाद के जूठा काठा जो भी बचा हुआ है, उसको जो है आप अच्छी तरह उठाकर गड्ढा खोद के उसको दबा दें, और पशुशाला के फर्श वगैरह को जो है नाद को मर्क्यूरिक क्लोराइड 1 भाग और 1000 भाग पानी में मिला के अच्छी तरह से जो है ना उसकी धुलाई कर दे, तब जो है ये काफ़ी बच जाएगा। और साले साल जो है ना वहाँ पर टीका अपने पशु को लगवाते रहें, तो ये बीमारी से बचाव हो सकता है। दूसरा बीमारी है आपको गला घोटू रोग, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया या HS भी बोलते हैं, गला घोटू कहते हैं। जीवाणु जनित रोग होता है, खतरनाक बीमारी होता है, स्थानिक रोग होता है, और इसके भी जो है ना 3 रूप होते हैं। किसान भाई एक ही रूप अधिकांशतः जानते हैं, जैसे एक सोथ अवस्था होता है, रोग से ग्रसित पशु में जो है शरीर का तापमान 106 डिग्री 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, खाना पीना छोड़ देगी, और गला के नीचे जो है ये जो गलकंबल है या कंठ वगैरह है वहाँ पर सूजन हो जाती है, लाल गर्म दर्दयुक्त, और ये मुंह से श्वास लेने लगता है पशु, जीभ नीचे गिर जाता है, गड़गड़ की आवाज़ आने लगती है, लाड़ गिरते रहता है, और एक आध दिन में पशु जो है ना मर जाता है। तो एक तो ये सोथ अवस्था हुआ। दूसरा अवस्था जो है ये रक्तपुतित अवस्था होता है। इस अवस्था में रोग से ग्रसित पशु के शरीर का तापमान 106 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है, और नाक से या मुंह से या मलमूत्र मार्ग से जो है ना खून आने लगता है, और पशु जो है एक दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा रूप है। तीसरा रूप जो है इसका ये निमोनिया अवस्था होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, खाना पीना पशु छोड़ देता है, लंबी लंबी श्वास जो है ना लेते रहती है पशु, और जो है ये आपके मृत्यु हो जाती है पशु की 1-2 दिन में। तो ये 3 अवस्थाएं होती है गला घोटू के। वैसे किसान एक भाई एक ही अवस्था को जानते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक रोग होता है, स्थानिक रोग होता है। इससे बचाव के लिए जो है पशुपालक भाई को सलाह दिया जा रहा है कि बरसात शुरू होने के पहले गला घोटू रोग टीका जो है वो अपने पशु में अवश्य लगवा दे, या जो किसान भाई अभी नहीं लगाए हैं अपने गांव में टीकाकरण की शिविर लगा करके निकट के पशु चिकित्सक पदाधिकारी से संपर्क करके जो है टीका आप अवश्य लगवा दें। दूसरा चीज़ कि मरा हुआ यदि पशु है आपके गांव वगैरह में, तो उसको आप चमड़ा उतारने वाले व्यक्ति को नहीं दें, गड्ढा खोद कर अच्छी तरह दबा दें, अन्यथा जो है ना महामारी का रूप धारण कर लेता है। तो ये गला घोटू बीमारी हो गया HS। इसी तरह से जो तीसरा बीमारी है लंगड़ी रोग जिसको बोलते हैं,
ब्लैक क्वार्टर या शॉर्ट में BQ बोलते हैं। तो इसका भी जो है अभी बरसात में प्रकोप ज़्यादा होता है, तो इससे जो है आप इसको बचाने के लिए, इसमें क्या होता है कि जो मसीला भाग होता है पशु के, जैसे जांग वगैरह हुआ या पुट्ठा हुआ, ये गर्दन के अगला भाग हुआ, यहाँ पर जो मांस वाला भाग है, इसमें जो है एक गैस भरी सूजन हो जाती है और उंगली से दबाने पर चुड़चुड़ की आवाज़ करते रहता है। तो चुड़चुड़िया रोग इसी से इसको बोलते हैं। तो ये भी जो है ना पशु हो जाने पर बुखार हो जाता है, खाना पीना नहीं खाता है और लंगड़ा कर चलने लगता है, और इस तरह से 3-4 दिन में जो है पशु की मृत्यु हो जाती है। जो गैस भरी सूजन है वहाँ पर चीरा लगाने के बाद उससे जो मक्खन के सड़ा हुआ मक्खन की तरह दुर्गंध वहाँ से आता है। हालांकि चीरा नहीं लगाना चाहिए, उसका जीवाणु जो है ना काफ़ी फैलता है। तो इस रोग से भी बचाने के लिए जो है आप बरसात शुरू होने के पहले किसान भाई टीका अवश्य लगवा दें, चूँकि बहुत ज़रूरी है। बचाव से अच्छा होता है, इलाज से अच्छा होता है बचाव। बचाव में कम पैसा लगता है, इलाज में जो है ज़्यादा पैसा लगेगा। उसकी गारंटी नहीं है कि पशु जो है ना आपके बचेगा। गारंटी कब होगा, जबकि एंटी सीरम HS या BQ या एंथ्रेक्स एंटी सीरम उपलब्ध है, तो वो एंटी सीरम दिया जाए और उसके साथ साथ एंटीबायोटिक दिया जाए, तब जो है ये 90% चांस बच जाता है ये करने के लिए। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि बरसात के समय में आप अपने पशुओं का उचित देखभाल कैसे करें ताकि आपका पशु मरे नहीं और आपका पशु स्वस्थ और सुरक्षित रहे। डॉक्टर साहब हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आज की जानकारियों से आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। तो जाते जाते आप हमारा पता लिख लें, जिनसे आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, दातू रोड, रांची, और पिन संख्या है 834001। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे आप लोगों के लिए कृषि संबंधित नई जानकारियाँ लेकर। जोहार।